नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त जिस तरीके से राहुल गांधी पर मुसीबतें टूट रही हैं और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उन्हीं मुश्किलों में अब एक और मुश्किल उनके सामने खड़ी है और इस बार बड़ा सवाल उठा है उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर। और आरोप लग रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से अर्बन नक्सलियों के तार जुड़े थे और नेपाल में मीटिंग हुई थी भारत को अस्थिर करने की। अब यह दावा किस आधार पर किया गया, किसने किया, इसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में बूस्टअप दिया। 99 सीटें पर वो पहुंच गए, लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि अर्बन नक्सलियों के साथ भारत जोड़ो यात्रा के तार जुड़े थे, किस तरीके से यह दावा किया जा रहा है, किस आधार पर दावा किया जा रहा है, कौन दावा कर रहा है? देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर खड़े होकर वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा था उसमें अर्बन नक्सल शामिल थे। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि इसी नवंबर में काठमांडू में एक बैठक हुई थी और वो सारे लोग जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे वो उस बैठक में शामिल थे और उसमें ईवीएम को लेकर पूरे देश भर में नैरेटिव फैलाने की बात कही गई, योजना बनाई गई। मैं अगले 5 मिनट के अंदर रोहित कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो कि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है या फिर किसी ने नहीं कही है। मैं अपनी ओर से कुछ बात नहीं कहूंगा। ध्यान से सुनिएगा। 180 संगठन जुड़े हुए थे भारत जोड़ो यात्रा से। ठीक। उसमें 40 ऐसे संगठन हैं जिन्हें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया था। उसमें 7 ऐसे संगठन हैं जिसे महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने ही नक्सल संगठन घोषित कर रखा था। यह कोई बीजेपी की सरकार ने नहीं घोषित कर रखा था। इससे पहले जो कांग्रेस एनसीपी की सरकार चल रही थी उन्होंने जिसे नक्सल संगठन घोषित किया था उनमें से 7 संगठन सीधे तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। यह आधिकारिक है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूं। और यह कब घोषित किया गया था, देखिए मैं आपको बताता हूं। साल 2012 की बात है। दिवंगत भाजपा विधायक गिरीश बापट जो थे उन्होंने पुणे के अंदर एक नक्सली प्रशिक्षण शिविर होने की बात उठाई थी। सवाल केंद्र से उठाया था, वो संसद के अंदर उठा था। और उसके बाद जवाब देने को कहा गया महाराष्ट्र सरकार को कि क्या चल रहा है वहां पे, पुणे में कोई नक्सली प्रशिक्षण शिविर चल रहा है क्या। तो उस वक्त गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के आर पाटिल साहब। आर पाटिल साहब ने 48, जी हां 48 फ्रंटल संगठनों की सूची जारी की थी जिनके तार अर्बन नक्सलियों से जुड़े हुए हैं। ठीक। आर पाटिल उस वक्त एनसीपी में थे, वहां के गृह मंत्री थे। उन्होंने ये लिस्ट जारी की थी। वही लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे और ग्राउंड सपोर्ट मुहैया करा रहे थे। अब मैं आगे एक बात कर रहा हूं, इसमें से कहीं भी बीजेपी कहीं नहीं है। यह कांग्रेस एनसीपी की सरकार द्वारा जारी की गई वैसे संगठनों की लिस्ट है जो उस वक्त नक्सली बताए गए 2012 में, लेकिन बाद में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो वो सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि नक्सली गतिविधियां अब सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि इन नक्सली गतिविधियों का जो केंद्र है वो शहरों की ओर शिफ्ट हो गया है। और वैसे नौजवान 18 से 25 साल के नौजवान जिन्हें के मन में हमेशा असंतोष टाइप का रहता है, नौकरी को लेकर रहे, शादी ब्याह को लेकर रहे, लव अफेयर को लेकर रहे, वो मतलब अपने स्टेटस को से संतुष्ट नहीं रहते। उन्हें लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, कुछ तो बड़ा बदलाव हो। और इस एज ग्रुप के उसी सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई में उसके सेंटर एस्टेब्लिश हो गए हैं जो उन्हें अर्बन नक्सल चला रहे हैं, पुणे में हो गए हैं। मान लिया कि मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि आप एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, कल को भगवान न करे इस कंपनी की स्थिति बुरी होगी और नौकरी से निकाल दिया गया, तो क्या बोलेंगे पता है? आपको यह बताया जाएगा कि देखिए बड़े पूंजीपतियों ने एक आम नौजवान को सड़क पर लाकर खड़ा किया, आपको अपने हाथों में बंदूक उठानी होगी अगर इस स्थिति को बदलना चाहते हैं तो। और ऐसा कर रहे हैं वो। 18 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान लोकसभा के अंदर एक एटी नाना सांसद थे, उन्होंने सवाल उठाया था। और उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार ने 72 संगठनों की सूची जारी की थी, 72। इनमें से 7 संगठन महाराष्ट्र के हैं और बाकी अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों के।
जो महाराष्ट्र एटीएस है, एंटी टेरर स्क्वाड, उन्होंने कहा था कि 13 ऐसे संगठन हैं जिनके खिलाफ हमने एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया है, और वो फिर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े थे खुल के। मतलब कोई उसमें दबाव छुपाव नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि छुप के या पीछे या नहीं, वो खुलेआम साथ साथ चल रहे थे। अब आपने बहुत विस्तार से पंकज जी बताया कि ये, और फडणवीस ने भी दावा किया कि नेपाल में मीटिंग। अब मुझे ये बताइए कि ये जो अर्बन नक्सल या जो ऐसे संगठन भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े, मकसद तो पता है क्या था, लेकिन थोड़ा विस्तार से बताइए इनका मकसद क्या था? वही जो श्रीलंका में किया, वही जो बांग्लादेश में किया? नहीं, देखिए आप समझिए, उसका पूरा नेटवर्क समझिए कि जब जेलेंस्की आया सत्ता में, या फिर बांग्लादेश में जब शेख हसीना को सत्ताच्युत किया गया, मतलब उन्हें हटाया गया, तख्ता पलट किया गया, तो भारत के अंदर भी एक तबका ऐसा था जिसे लगता था कि यहां भी तख्ता पलट हो सकता है। अगर यूक्रेन में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, नेपाल में हो सकता है, मालदीव में हो सकता है, तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकता? और वो क्यों? फिर वैसे लोगों ने एक दूसरे से संपर्क किया जो कि मौजूदा सरकार से परेशान थे। कौन कौन लोग? जिन जिन एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया था मोदी सरकार ने, वो विदेशों से पैसा मंगाते थे, मोदी सरकार ने कहा कि आप एफसीआरए लाइसेंस अपना बता दिए, ये रिन्यू करवाइए, और उन्होंने सिर्फ 2 नियम लगाया कि जो भी आप पैसे लाते हैं, जिस सामाजिक कल्याण काम कार्य के नाम पे लाते हैं, 70% उसमें खर्च करने होंगे, आप 30% ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कर सकते हैं। ये 2 रूल आया था 2018 में। उसके बाद हजारों की संख्या में एनजीओ का लाइसेंस धड़ाधड़ रद्द हो गया। और ये क्या कर रहे थे? एक एक एनजीओ में कितने लोग जुड़े होंगे? अंदाजा, मैं एवरेज बता रहा हूं, अगर कोई एनजीओ चलाता है तो छोटा से छोटा एनजीओ हो गया 50-100 लोग तो होते ही है, और ये सब बड़े बड़े एनजीओ थे जिसमें हजारों लोग काम कर रहे थे। वो लोगों का क्या हुआ? कभी आपने सोचा है? हजारों की संख्या में एनजीओ है, एक एक एनजीओ में हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनका सप्लाई लाइन काट दिया, मतलब विदेशों से जो पैसे आते थे काट दिया। अब वो क्या कर रहे हैं? उन लोगों ने एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और फिर उन्होंने, उनमें से बहुत सारे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत सारे कुछ शहरी जो सो कॉल्ड प्रोफेसर कर सकते हैं, या इस तरह के लोग हैं, उन्होंने, हाँ पत्रकार भी हैं उसमें, एक मंच पे लाया और उन्होंने कहा कि देखो, जब तक ये सरकार रहेगी तब तक हमारी आमदनी नहीं रहेगी, तो इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। और उसमें बहुत सारे लोग थे, मैं तो नाम लेके कहता हूं, इसमें तीस्ता सीतलवाड़ थी जी, उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन वाली वो मेधा पाटकर थी, उसमें योगेंद्र यादव थे, अभी ये जो चल रहे हैं ग्राउंड तैयार करते, बोले हमने पिच तैयार कर दी थी लेकिन वो फायदा नहीं उठा। और ऐसे ऐसे हर राज्य में, मतलब कि हर राज्य में कम से कम 20 से 25 ऐसे एनजीओ हैं और उनसे जुड़े लोग हैं जो कि मौजूदा सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। शुरुआत में इन्होंने अपनी शक्ति लगाई अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की ओर। उन्हें लगता था कि कांग्रेस बदनाम हो गई है और अरविंद केजरीवाल एक नया चेहरा था। अब क्या हुआ है, फिर इनके जो विदेश में बैठे मास्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि देखो, अरविंद केजरीवाल के पास उतना संगठन नहीं है, उतना आदमी नहीं है जो कि इस देश में तख्ता पलट कर सके, उसके लिए तुम्हें कोई बड़ी पार्टी चाहिए। और आज की तारीख में ये सारे एनजीओ के लोग, ये सारे जो बाहर से पैसे भेजने वाले लोग थे, उन्होंने अपना पूरा पूरा रिसोर्सेज लगाया है कांग्रेस उसके इकोसिस्टम की तरफ, कि यहां पे अब ध्यान दो, ये आदमी कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन भी बड़ा है, उसके पास लोग बड़े हैं, उसका नेटवर्क बड़ा है, और सारे एनजीओ जब आ जाएं, उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया। और ये प्लान भारत में नहीं बना था, भारत जोड़ो यात्रा का प्लान, कहां से फंडिंग आएगी, कहां कौन कौन लोग शामिल होंगे, कैसे लोग जुटाए जाएंगे, और कैसे असंतोष अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों को उठाया जाएगा, ये सारा कुछ प्लान था उस वक्त। यहां तक कि महाराष्ट्र में आकर सावरकर को गाली देना भी प्लान था, जो राहुल गांधी ने आके कहा था। यहां तक कि राहुल गांधी द्वारा जो कहा जाता है, बहुत सोच समझ के भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। अब जो दावे फडणवीस की तरफ से किए जा रहे हैं या तमाम सांसदों की तरफ से किए जा रहे हैं, उन दावों में कहीं ना कहीं सच्चाई, इसीलिए कांग्रेस थोड़ा खामोश भी है। नहीं, उसमें मैं और आगे की बात बता रहा हूं। उसमें क्या हुआ कि जॉर्ज सोरोस के जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो एनजीओ उनका चलता है, उसके वाइस प्रेसिडेंट है शरील शेट्टी। अपने वाइस प्रेसिडेंट को जॉर्ज सोरोस ने भेजा भारत, कि तुम रहना भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और सब कुछ कोऑर्डिनेट करना, मतलब आदमी आ रहे हैं कि नहीं, रिसोर्सेज मैनेज हो रहा है कि नहीं, पैसे कहां से आएंगे वो हम इंतजाम कर लेंगे। और पैसे जो आए हैं उनमें से 70% फंडिंग बाहर से हुई है, 30% इन्होंने अपना रीजनरेट किया था, मैं झूठ नहीं बोलूं, इनका भी कुछ 30% पैसा था। उसमें जो 7 गाड़ियां चलेंगी,
जो साथ लोग चलेंगे उनके सब कुछ, और जो नैरेटिव तय होंगे, मुद्दे होंगे, सब कब किसका इंटरव्यू देना है, किस यूट्यूबर को देना है और किसे नहीं देना है, ये सब तय था कि जो हमारे इकोसिस्टम से जुड़े लोग हैं उनको देंगे इंटरव्यू राहुल गांधी, और हर किसी को नहीं देना है। वही हुआ था। तो ये सब प्लान हो गया। उसके बाद एक माहौल बनाया गया। अब देखिए वहां क्या हुआ कि वो चली यात्रा, उम्मीद ये थी कि उस यात्रा से इस देश का माहौल बदलेगा, और पहला टारगेट ये नहीं था कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ जाएगी, पहला टारगेट ये था कि किसी तरह बीजेपी को 272 से नीचे लेके आ जाना है। तो उससे क्या होगा कि फिर एक खिचड़ी होगी, बहुत सारे रीजनल पार्टी होंगे, वो सब, उसमें हम अपना काम निकाल सकेंगे। मतलब कि 14 के पहले जैसे सरकारी चलती थी, जैसे देश चलता था, उसी तरीके की चलाने की पूरी कोशिश थी। उस तरह का सिचुएशन। देखिए जॉर्ज सोरोस बार बार और हमेशा से कहता रहा है कि मजबूत और नेशनलिस्टिक सरकार दुनिया के लिए अच्छी नहीं होती है, वो घोषित सिद्धांत है। वो बार बार ये कहते रहे हैं कि जहां खिचड़ी परोस सरकार होती है, यहां जहां कमजोर प्रधानमंत्री जो होते हैं वो हम जैसे लोगों के लिए बेहतर है। तो वो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत या मजबूत नहीं बनने देगा। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी यही काम हो रहा था, आज मोदी के खिलाफ भी यही काम हो रहा है। बिल्कुल पंकज जी, और आपने बहुत अच्छे से समझाया देवेंद्र फडणवीस के बयान और दावों को कि किस तरीके से राहुल गांधी की कहानी है। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा से अरविंद नक्सलियों के तार जुड़े, नेपाल में मीटिंग हुई, और अगर फडणवीस के दावों में कहीं पर गलती है तो कांग्रेस उनके खिलाफ जाए और ये प्रूफ करके दिखाए। 2024 के बाद वाला देखिए। जी पंकज जी, 2000 ये तो पहले का इतिहास बता रहा। अब जो है हुआ है वो ये हुआ है कि इसी नवंबर में 2024 में एक और बैठक हुई है नेपाल में। उसमें 80 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग शामिल हुए, उसमें सारे लोग गए थे, कांग्रेस के बड़े नेता भी गए थे। उसमें पहला टारगेट ये फिक्स किया गया था कि किस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी को रोकना है, तो वहां रोक नहीं सके। उसके बाद अगला टारगेट ये है कि हम संस्थाओं के प्रति यहां के आम लोगों के मन में अविश्वास पैदा करें। जैसे जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो संसद के प्रति हो, सीबीआई हो, आईटी हो, नहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रति हो, ईडी, जितने इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जो भारत को चला रहे हैं, उसके प्रति आम लोगों के मन में पहले असंतोष पैदा करना है हमें। चुनाव देखिए बांग्लादेश में कैसे हुआ था, शुरुआत कहां से हुआ था, 2007 से वो योजना चल रही थी। जब चुनाव हुआ तो वहां क्या कहा जाने लगा, वैसे लोगों को पैसे दिए गए थे, बाद में साबित हुआ उन लोगों ने कहा कि चुनाव रिग्ड है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। वहां से शुरू हुआ था वो। भारत में भी एग्जैक्टली सेम यही हुआ कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, यहाँ चुनाव ईवीएम नहीं होना चाहिए, यहाँ चुनाव आयोग बिक गया है, सुप्रीम कोर्ट बिक गया है, और जितनी संस्थाएं बिक गई है, उपराष्ट्रपति आपके बेईमान है, धनखड़ का मजाक उड़ाया, धनखड़ की तरह चलते दिखा रहे थे राहुल गांधी, उनके फिजिकल अपीयरेंस का ये लिटरली मजाक उड़ा। बिल्कुल, बहुत कुछ हुआ पंकज जी, बहुत कुछ हुआ। और अब आगे की योजना है कि अभी जो बैठक हुई थी नवंबर में, वो ये कि महाराष्ट्र में तो इनका ये नहीं हुआ, अब एक बड़ा उपद्रव कराने की है, हिंसा। मैं अभी बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं, 20 दिसंबर 2024 को मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें ये लग रहा है कि अब सिर्फ आंदोलन से, सड़कों पर बैठने से काम नहीं चलेगा, सरकार जो है उसे बवाल करना होगा। तो अब क्या है, हिंसा करना है। और हिंसा, देखिए ये सारा अंबेडकर को लेके धक्का मुक्की या विषाक्त माहौल बनाना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने उत्तेजित हो जाए कि वो हाथों में डंडे लेके चले, या सामने वाले को इस तरह से इरिटेट कर देना है कि वो करना। और देखिएगा यहां पार्टी लाइन पे हिंसा फैलाई जाएगी, और ये टारगेट उन्होंने रखा है ट्रंप के शपथ लेने के पहले तक। आज 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर देखिए जनवरी के मिड में ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। इस एक महीने में देखिएगा राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं हिंसा करवाने की कोशिश की। ठीक है पंकज जी, और इसके लिए पैसे आए हैं। बिल्कुल विस्तार से आपने समझाया किस तरीके से ट्रंप के शपथ से पहले भारत में बहुत से ऐसे अर्बन नक्सली एक्टिव हैं जो कि बवाल करवाना चाहते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा पर फडणवीस ने दावा जिस तरीके से किया है, अब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ उस पर जवाब आता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। पंकज जी ने बहुत विस्तार से समझाया, इससे भारत जोड़ो यात्रा के पहले मनमोहन सरकार के वक्त की बात, और या फिर महाराष्ट्र में जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार रही हो तो किस तरीके से संगठनों को ब्लैकलिस्ट किया गया, उन पर सवाल उठाए गए, बाद में भारत जोड़ो यात्रा पर शामिल हुए, और आगे की क्या साजिश है उन सबको भी समझाया पंकज जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। अब दर्शक, आखिरी बात, राजीव गांधी फाउंडेशन का एक बार ऑडिट रिपोर्ट का भी पढ़िएगा। बिल्कुल, उस पर भी लगातार चर्चा हो रही, राजीव गांधी फाउंडेशन के उसका लगातार उस पर भी चर्चा हो रही है, और उसी को आधार बनाकर सोरोस के साथ सोनिया के रिश्ते जोड़े गए। तो फिलहाल अब दर्शकों की बारी है कि इस चर्चा पर उनकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।